गए आप? मैं आपका कब से इंतजार कर रहा हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं हम। वेलकम टू टूकीवाला ब्रदर्स चैनल। माय नेम इज अब्बास और आज मैं आपको इस वीडियो में डीडी सेट का जो पेपर 1 है, बेसिक्स ऑफ साइंस एंड इंजीनियरिंग, उसका दूसरा टॉपिक है क्लासिकल मैकेनिक्स। उसके सारे एमसीक्यू, उसके सारे आंसर्स और उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन आपको वीडियो में दिखाऊंगा। तो प्लीज एंड तक ये वीडियो को देखते रहिए और हाँ, अगर अच्छा लगे तो अपने फ्रेंड्स में भी उसको शेयर कीजिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं विथ एमसीक्यू। Okay, now question number 1. When the object undergoes the acceleration, कि जब कोई ऑब्जेक्ट अंडरगोज होता है किसमें? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन को गुजराती में कहते हैं प्रवेग, बराबर। तो क्या लगता है उस पर? फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन इट, इट ऑलवेज मूव डाउन, इट ऑलवेज मूव अप और इट ऑलवेज फॉल टूवर्ड्स द अर्थ। यानी यहाँ कहा है कि जब ऑब्जेक्ट एक्सीलरेशन में हो तो उस पर क्या लगेगा? तो उसका करेक्ट आंसर आएगा कि जब भी फोर्स एक्सीलरेशन में हो। एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है कि उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी कब चेंज होगी? जब उस पर फोर्स लगेगा तब। तो उसका करेक्ट आंसर है फोर्स ऑलवेज एक्ट ऑन इट। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच फॉर्मूला रिप्रेजेंट द सेंट्रीपेटल फोर्स? सेंट्रीपेटल फोर्स को कहते हैं केंद्रगामी बल। यानी जो बल हमें, जब आप सर्कुलर मूवमेंट कर रहे हो, जैसे कि आप सर्कुलर मूवमेंट कर रहे हो, तो केंद्र यानी जो सेंटर होता है उसकी तरफ वो क्या करेगा? बल आपको फोर्स करेगा यानी खींचेगा। तो उसको कहते हैं केंद्रगामी बल। तो केंद्रगामी बल का यानी सेंट्रीपेटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है? एफ सी इज इक्वल टू एम डिवाइडेड बाई वी स्क्वायर बाई आर होता है, या एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर होता है, या एफ सी इज इक्वल टू एम आर बाई वी स्क्वायर होता है, या एफ सी इज इक्वल टू एम आर वी स्क्वायर होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाई आर। ओके, नाउ नेक्स्ट, अगर 15N, जो 15N यानी न्यूटन, 15 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट हैविंग द वेट ऑफ 3 kg, देन हाउ मच एक्सीलरेशन विल बी प्रोड्यूस इन इट? जब आप 15N का जो बल है यानी फोर्स है जो आप लगाते हो कोई ऑब्जेक्ट पे जिसका वेट है 3 kg, यानी उसका मास दिया है आपको और फोर्स दिया है, तो उसका एक्सीलरेशन कितना प्रोड्यूस होगा यानी प्रवेग? तो पहला आंसर दिया है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, दूसरा है 50 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तीसरा है 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और फोर्थ है 0.05 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किस तरह से आएगा? तो फोर्स का फॉर्मूला है एफ इज इक्वल टू एम है, उसमें से हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है यानी ए फाइंड करना है, तो एफ डिवाइडेड बाई एम हो जाएगा फॉर्मूला, जिसमें 15 डिवाइडेड बाई 3 करोगे तो आंसर मिलेगा हमें 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ नेक्स्ट, वोल्टेज अप्लाइड इज 230 वोल्ट। अगर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं 230 वोल्ट और करंट पास हो रहा है कंडक्टर में से 0.8 एम्पियर का, तो उसका पावर क्या होगा? कितने वोल्ट का वो पावर जनरेट करेगा? तो उसके आंसर है 287.5, 184, 223.8 और 229.2। इसका करेक्ट आंसर है 184 वोल्ट। किस तरह से आएगा? तो पावर का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू V इंटू आई, यानी वोल्टेज इंटू करंट, बराबर। तो उसका वैल्यू रखेंगे हम, तो 230 इंटू 0.8, उसका मल्टीप्लीकेशन करोगे तो 184 वोल्ट जनरेट होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट, तो ये क्वेश्चन में किया है कि हाउ मच इज रिक्वायर्ड फोर्स टू एक्सेलरेट द बॉडी ऑफ द 10 kg बाय द 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यानी 10 kg का जो मास है बराबर बॉडी का, उसमें हम 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सीलरेशन लगाते हैं, एक्सीलरेट करते हैं उसको, तो कितना फोर्स हमें चाहिए होगा? तो उसका पहला आंसर है 2 न्यूटन, दूसरा है 50 न्यूटन, तीसरा है 20 न्यूटन और चौथा है 5 न्यूटन। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 50 न्यूटन। किस तरह से आएगा? तो उसका फॉर्मूला है फोर्स एफ इज इक्वल टू एम इंटू ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो मास हमें दिया है 10 kg है, जो जिसको हम गुजराती में डल कहते हैं, और एक्सीलरेशन दिया है 5, जिसको हम गुजराती में कहते हैं प्रवेग। तो टोटल आएगा 50 न्यूटन। ओके, अब नेक्स्ट, फोर्स इंटू टाइम इज इक्वल टू डेज। तो फोर्स इंटू टाइम क्या होता है? फोर्स यानी जो डल लगता है, बल,
उसको फोर्स कहते हैं, और जो टाइम लगता है बल लगाने के लिए उसको टाइम, यानी फोर्स इंटू टाइम को क्या कहेंगे? एक्सीलरेशन कहेंगे, इम्पल्स कहेंगे, मास कहेंगे या वेलोसिटी कहेंगे? तो उसका करेक्ट आंसर है इम्पल्स। इम्पल्स को गुजराती में कहते हैं बलनो आघात। એટલે બલ જેટલા સમય માટે લાગે, બરાબર, जो बल कितने समय के लिए लगता है उसको कहेंगे उसका इम्पल्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज द काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन? काइनेटिक एनर्जी का मतलब होता है गति ऊर्जा। गति ऊर्जा कौन से फैक्टर पे डिपेंडेंट है? बराबर, तो पहला है मास ओनली, दूसरा है वेलोसिटी ओनली, तीसरा है बोथ मास एंड वेलोसिटी, और थर्ड है लास्ट है नाइदर मास और नॉर वेलोसिटी। तो उसका करेक्ट आंसर है बोथ मास एंड वेलोसिटी। किस तरह से है? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है 1/2 mv²। तो m क्या होता है? मास, और v क्या होता है? वेलोसिटी। मास यानी दल, गुजराती में उसको दल कहते हैं, और v यानी वेलोसिटी, गुजराती में उसको कहते हैं वेग। तो ये दोनों पे डिपेंडेंट है, वेग और दल, बराबर। तो काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में ये 1/2 mv², यानी मास इंटू वेलोसिटी, यानी मास और वेलोसिटी दोनों पे वो डिपेंडेंट है। ओके, नाउ नेक्स्ट, द यूनिट ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग, उसका यूनिट क्या होगा? रेडियन पर सेकंड होगा, मीटर पर सेकंड होगा, आरपीएम यानी रिजोल्यूशन पर मिनट होगा, या मीटर पर मिनट होगा? तो उसका करेक्ट आंसर है रेडियन पर सेकंड। यानी कोणीय वेग क्या करता है? एंगल बनाता है। तो उसका एक्सप्लेनेशन भी दिया है कि एंगुलर वेलोसिटी जो होती है ओमेगा, उसको ओमेगा से इंडिकेट करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है डी थीटा बाई डी टी। थीटा हमें पता ही है वो एंगल होता है जो रेडियन में होता है, और टी यानी टाइम, यानी रेडियन पर सेकंड उसका क्या होगा? यूनिट होगा, बराबर, एंगुलर वेलोसिटी का। अब नेक्स्ट, व्हाट इज द रोल ऑफ द सेंट्रीपेटल फोर्स इन द सर्कुलर मोशन? अगर आप सर्कुलर मोशन कर रहे हो तो उसमें सेंट्रीपेटल फोर्स का रोल क्या है? बराबर, तो पहला आंसर है कीप द ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर मोशन, दूसरा है कॉज द ऑब्जेक्ट टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन, इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, और लास्ट है मेंटेन द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड। यानी ये चारों आंसर को मैं आपको गुजराती में समझाता हूं कि पहला है कीप द ऑब्जेक्ट इन सर्कुलर मोशन, यानी आपके ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में ही रखेगा, बराबर। दूसरा है कि कॉज द ऑब्जेक्ट टू मूव इन द स्ट्रेट लाइन, कि आपके ऑब्जेक्ट को फोर्स करेगा स्ट्रेट लाइन में जाने के लिए। तीसरा है इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, यानी ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो बढ़ाएगा। वेलोसिटी का मतलब वो वेग, उसका वेग बढ़ाएगा, बराबर। और लास्ट है मेंटेन द ऑब्जेक्ट कांस्टेंट स्पीड, उसकी जो कांस्टेंट स्पीड है उसको मेंटेन रखेगा। तो हमें पता है सेंट्रीपेटल फोर्स का काम क्या होता है कि ऑब्जेक्ट को, जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर मूवमेंट कर रहा हो तो उसको सेंटर की तरफ जकड़े रखना, यानी वो सर्कुलर मूवमेंट में से आउट ऑफ ना हो जाए, बाहर निकल ना जाए उसके लिए। यानी वो क्या करेगा? ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में ही रखेगा। यानी आंसर आएगा कीप द ऑब्जेक्ट इन द सर्कुलर मोशन। ओके, नाउ नेक्स्ट, this is a physical quantity which is equivalent to the rate of the change in the momentum of object। यानी मोमेंटम का मतलब होता है वेगमान, बराबर, गुजराती में उसको कहते हैं वेगमान। तो वेगमान में जो चेंज होता है, रेट ऑफ द चेंज, बराबर, वो कौन सी फिजिकल क्वांटिटी से इक्विवेलेंट है? तो पहला है एक्सीलरेशन, दूसरा है इंपल्स, तीसरा है फोर्स, और लास्ट है वेलोसिटी। तो उसका करेक्ट आंसर है फोर्स, क्योंकि फोर्स को क्या कहते हैं? रेट ऑफ द चेंज इन द मोमेंटम भी कहते हैं, बराबर। ओके, नाउ नेक्स्ट, ये फोर्स का फॉर्मूला भी आता है डीपी बाई डी। पी यानी क्या होता है? मोमेंटम, और टी यानी टाइम, कि मोमेंटम में जो चेंज आएगा डी बाई डी टी ऑफ पी, यानी डीपी बाई डी टी, इसको क्या कहते हैं? चेंज इन द मोमेंटम। ओके, नाउ नेक्स्ट, a body of the mass 1 kg is moving with the velocity of 5 meter per second in the circle of radius 5 meters। तो what will be a centripetal force? तो जब आपकी बॉडी, उसका मास है, मास यानी डल है 1 kg, और वो मूविंग कर रहा है कितनी वेलोसिटी, यानी कितने वेग से मूव कर रहा है? 5 मीटर पर सेकंड से। कहां पे? सर्कुलर में, सर्कल में मूव कर रहा है जिसका रेडियस है 5 मीटर। तो उसका सेंट्रीपेटल फोर्स कितना होगा? तो आंसर दिए 50 न्यूटन होगा, 25 न्यूटन होगा, 5 न्यूटन होगा, या 10 न्यूटन होगा? तो उसका करेक्ट आंसर है 5 न्यूटन। अब ये आंसर किस तरह से आया है? तो हमारे पास क्या क्या दिया है देखो,
तो पहले हमें मास दिया है 1 kg यानी डल दिया है आपको, दूसरा वेलोसिटी दी है यानी v दिया है आपको 5 मीटर पर सेकंड यानी जिसको हम वेग कहते हैं, तीसरा आपको रेडियस दिया है जिसको हम r से इंडिकेट करेंगे 5 मीटर्स। तो हमें पता है सेंट्रीपेटल फोर्स का जो फॉर्मूला होता है एफसी का वो होता है mv²/r, m यानी मास, तो 1 kg मास है हमारा, v यानी वेलोसिटी जो हमें दी है 5, इसका स्क्वायर हो जाएगा 5² और डिवाइडेड बाय r, r यानी रेडियस, उसकी वैल्यू है 5, वो भी 5 ही है यानी 25/5 आएगा, इसलिए आंसर आएगा 5 न्यूटन। ओके, नाउ नेक्स्ट, अ व्हील विद द एंगुलर वेलोसिटी, एक व्हील घूम रहा है, एंगुलर वेलोसिटी है उसकी 4 रेडियन पर सेकंड, बराबर, उसका रेडियस है 0.5 मीटर, तो व्हाट इज इट्स लीनियर वेलोसिटी। अब इसमें आपको क्या दिया है, एंगुलर वेलोसिटी यानी ओमेगा भी दिया है और रेडियस भी दिया है, तो उसकी लीनियर वेलोसिटी फाइंड करनी है हमें। तो उसके आंसर दिए 2 मीटर पर सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड, 8 मीटर पर सेकंड और 16 मीटर पर सेकंड। तो उसका जो करेक्ट आंसर आएगा वो आएगा 2 मीटर पर सेकंड। अब ये आंसर किस तरह से आएगा, तो हमें फॉर्मूला याद रखना है। देखो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा का फॉर्मूला आएगा, वो एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा होती है उसकी वैल्यू होती है, वैल्यू दी है आपको 4 रेडियन पर सेकंड, रेडियस भी आपको दिया है r, यानी जो जो पहले आपको दिया है क्वेश्चंस में वो लिख लेने का, r इज इक्वल टू 0.5 मीटर आपको रेडियस दी है। अब हमें लीनियर वेलोसिटी v का फॉर्मूला याद रखना है कि v इज इक्वल टू क्या होता है, r ओमेगा, यानी r की वैल्यू हमें दी है 0.5 और ओमेगा की वैल्यू दी है 4, यानी आंसर आएगा आपका 2 मीटर पर सेकंड। ओके, नाउ नेक्स्ट, मोमेंटम ऑफ द मासिव ऑब्जेक्ट विच इज एट द रेस्ट, ये क्वेश्चन में ध्यान रखना, विच इज एट द रेस्ट, रेस्ट यानी वो स्थिर है, गुजराती में उसको रेस्ट को क्या कहते हैं, स्थिर, बराबर, वो मूवमेंट नहीं कर रहा है, वो स्थिर है, तो उसका मोमेंटम क्या मिलेगा। पहला तो आंसर दिया आपको वेरी लार्ज मिलेगा, दूसरा है वेरी लेस, तीसरा 0 और लास्ट है नन ऑफ दिस, तो उसका आंसर आएगा 0। अब ये आंसर किस तरह से आएगा, तो उसका एक्सप्लेनेशन है कि ऑब्जेक्ट कहाँ है आपका, रेस्ट में है, रेस्ट में यानी वो कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी वेलोसिटी यानी जो वेग होता है वो 0 होगा, यानी v इज इक्वल टू 0। अब हमें मोमेंटम का फॉर्मूला भी पता है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू mv, उसमें वेलोसिटी क्या रखोगे, 0 रखोगे, तो पूरा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी मोमेंटम उसका 0 मिलेगा। ओके, अंडरस्टूड। नाउ नेक्स्ट, ऐसा यूनिट ऑफ इंपल्स ऑफ फोर्स, जो हमने पहले चैप्टर, पहले यूनिट में भी हमने पढ़ा है, पहले टॉपिक में भी पढ़ा है, इंपल्स ऑफ फोर्स, उसका ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन सेकंड होगा, डाइन सेकंड होगा, बोथ ए एंड बी दोनों आएंगे, या जूल होगा। तो जो ऐसा यूनिट होता है इंपल्स ऑफ फोर्स का वो होता है न्यूटन इंटू सेकंड। ओके, किस तरह से, तो इंपल्स ऑफ फोर्स यानी फोर्स इंटू टाइम होता है, फोर्स का ऐसा यूनिट है न्यूटन और टाइम का ऐसा यूनिट है सेकंड, यानी उसका ऐसा यूनिट होगा न्यूटन इंटू सेकंड। नाउ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी इज 0, जब आप कोई फोर्स लगा रहे हो एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे 0 है, तो उसका एक्सीलरेशन क्या मिलेगा, तो हमें न्यूटन्स का लॉ पता होना चाहिए, तो ये आंसर हमें मिल जाएगा। तो जो पहला है इंक्रीज होगा, दूसरा है डिक्रीज, तीसरा इज इक्वल टू 0 और लास्ट है रिमेन कांस्टेंट, तो आंसर आएगा ऑब्वियसली इज इक्वल टू 0। किस तरह से आएगा, तो फोर्स का हमें फॉर्मूला पता है, F इज इक्वल टू, जो फोर्स तो दिया ही है अभी कि फोर्स 0 है, तो पहले जो वैल्यू दी है क्वेश्चन में वो रख दो, तो फोर्स F इज इक्वल टू 0 न्यूटन है। तो फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है मास इंटू एक्सेलरेशन होता है, यानी F इज इक्वल टू, इसको हम कह सकते हैं m इंटू ए। तो एक्सीलरेशन फाइंड करना हो तो F डिवाइडेड बाई m हो जाएगा, यानी हमें फोर्स तो 0 ही दिया है, मास की अभी कोई जरूरत नहीं है, तो 0 डिवाइडेड बाई m करोगे तो 0 आंसर मिलेगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, नाउ इफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट इज अबाउट द ग्राउंड इज डबल, अगर ऑब्जेक्ट की हाइट ग्राउंड से डबल है, ग्राउंड लेवल से डबल है, तो हाउ डज इट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चेंज, तो उसकी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितनी चेंज होगी, जो 8 क्वाड्रुपल्स, दूसरा आंसर दिया इट रिमेन सेम, सेम रहेगी, तीसरा है कि वो भी डबल होगी, इट डबल, और लास्ट आंसर है इट हाफ, यानी वो हाफ हो जाएगी, आधी हो जाएगी। तो उसका करेक्ट आंसर है कि वो डबल होगी। किस तरह से डबल होगी, तो जो पोटेंशियल एनर्जी U का फॉर्मूला होता है mgh,
अब यहाँ जो m हो, u है ये वो पोटेंशियल एनर्जी है, m जो है वो मास है, g यानी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है और h यानी हाइट है। अब हमें यहाँ पे मास, जो ऑब्जेक्ट का मास होता है वो तो फिक्स ही रहेगा, वो चेंज होने वाला नहीं है, और ग्रेविटेशनल जो कांस्टेंट है वो भी कांस्टेंट ही है, वो भी फिक्स ही रहेगा, वो भी चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ पे मास जो m है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन g वो भी कांस्टेंट है, दोनों कांस्टेंट है, यानी हम कह सकते हैं कि u किसको प्रोपोर्शनल है, h को। तो जैसे हाइट चेंज होगी उस तरह से u भी चेंज होगा। जब हाइट डबल होगी तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी यानी u भी क्या होगा, डबल होगा। ओके, अंडरस्टूड। ओके, नेक्स्ट, इफ द ऑब्जेक्ट रोटेट द हाफ वे अराउंड द सर्कल, अगर आपका ऑब्जेक्ट हाफ सर्कल में रोटेट हो रहा है, हाफ सर्कल कंप्लीट कर रहा है रोटेशन में, तो उसकी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, 2 पाई रेडियन होगी, पाई बाई 2, या पाई रेडियन होगी, या 3 पाई बाई 2 रेडियंस होगी। तो उसका करेक्ट आंसर है पाई रेडियन। जैसे कि हमें पता है अगर पूरा सर्कल वो मूवमेंट करता है तो पूरा सर्कल की जो वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 पाई होती है। यानी अगर आप एंगल में कहते हो, डिग्री में कहते हो तो 360 डिग्री, अगर आप पूरा सर्कल घूमते हो तो 360 डिग्री होती है, बराबर। यानी आप जहां से घूमते हो वहां आ जाओगे तो आपकी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही रहेगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो क्या कहां होती है, डिस्प्लेसमेंट का मतलब आपका ऑब्जेक्ट कहां से कहां मूव हुआ है, उसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो अगर आप पूरा सर्कल घूमते हो और जहां से आपने स्टार्ट किया है वहां पे आके खत्म होता है तो आपकी डिस्प्लेसमेंट तो जीरो ही रहेगी, बराबर। तो यहां पे देखो हाफ सर्कल ऑब्जेक्ट ने रोटेट किया है, यानी हम उसको फिगर से बताते हैं तो इस तरह से अगर अपने हाफ सर्कल, यानी यहां से आपने स्टार्ट किया है ऑब्जेक्ट ने और ये हाफ सर्कल उसको रोटेट कर रहा है, तो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट होगी कितनी होगी, जैसे कि हम मैथ्स में करते हैं, इसका जो एंगल बनता है कितना बनता है, पाई रेडियन, बराबर। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पूछा है इसलिए हमने एंगल की बात कर रहे हैं। तो एंगल कितना बनता है, 180 डिग्री बनता है, 180 डिग्री को रेडियन में पाई कहते हैं, इसलिए इसका करेक्ट आंसर आएगा पाई रेडियन। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट क्या है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट इन द सर्कुलर मोशन है, या लीनियर मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट है, या चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी है, या चेंज इन द एंगुलर पोजीशन है। जो पहला का है कि लीनियर, यानी लीनियर डिस्प्लेसमेंट का मतलब रेखीय स्थानांतर, गुजराती में उसको रेखीय स्थानांतर बोलते हैं, जो सीधी लाइन में आप स्थानांतर करते हो वो इन द सर्कुलर मोशन। जैसे आप सर्कुलर मोशन करके सीधी लाइन में जो स्थानांतर होता है सर्कुलर मोशन का, उसको। या दूसरा ऑप्शन दिया है कि लीनियर मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का लीनियर मोशन होता है कि एक जगह से दूसरी जगह रेखीय मूवमेंट होता है उसका। तीसरा है चेंज इन द एंगुलर वेलोसिटी, उसकी एंगुलर वेलोसिटी यानी कोणीय वेग वो चेंज हुआ है। और लास्ट ऑप्शन दिया है आपको चेंज इन द एंगुलर पोजीशन, उसकी जो एंगल की पोजीशन है वो चेंज हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा चेंज इन द एंगुलर पोजीशन। तो किस तरह से कि व्हेन द ऑब्जेक्ट चेंज, अगर ऑब्जेक्ट उसकी एंगुलर पोजीशन चेंज कर रहा है तो उसको कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसलिए इसमें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की डेफिनेशन ही हो गई चेंज इन द एंगुलर पोजीशन। अब नाउ नेक्स्ट, which unit is commonly used to measure the kinetic energy in the international system of unit, यानी ऐसा यूनिट में जो काइनेटिक एनर्जी होती है, बराबर, कौन से यूनिट में मेजर होती है, तो न्यूटन में होती है, उसके लिए उसका सिंबल है N, जूल में होती है तो J, वॉट में होती है तो W, और पास्कल में होती है तो PA। तो उसका आंसर आएगा जो हमने पहले भी आपको टॉपिक में पढ़ाया था यूनिट एंड मेजरमेंट में, कि सभी का एनर्जी का ऐसा यूनिट होता है जूल, बराबर। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा जूल। अब नेक्स्ट, न्यूटन फर्स्ट लॉ गिव डेफिनेशन ऑफ, कि न्यूटन का जो पहला लॉ होता है वो किसकी डेफिनेशन देता है, डिस्प्लेसमेंट यानी स्थानांतर की, स्पीड यानी आपका जो स्पीड है, बराबर, आपका जो वेग है उसकी, वेलोसिटी उसको भी वेग कहते हैं उसकी, या थर्ड फोर्स यानी बल की। तो न्यूटन का जो फर्स्ट लॉ होता है वो बल की डेफिनेशन देता है, यानी इसका करेक्ट आंसर आएगा फोर्स, बराबर। तो उसका एक्सप्लेनेशन हमने दिया है कि यहाँ पे न्यूटन का फर्स्ट लॉ ही आपको एक्सप्लेन किया है कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या कहता है कि ऑब्जेक्ट एट द रेस्ट रिमेन एट द रेस्ट। जब ऑब्जेक्ट स्थिर होगा तो वो स्थिर ही रहेगा, और अगर ऑब्जेक्ट इन द मोशन रिमेन मोशन, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में होगा, गति कर रहा होगा, तो वो गति करता ही रहेगा एट द कांस्टेंट स्पीड, बराबर, एज इन द स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन में गति कर रहा है तो स्ट्रेट लाइन में ही गति करेगा जब तक उस पर कोई बल
नहीं लगता, यानी कोई फोर्स नहीं लगता तब तक, इसलिए ये फोर्स की डेफिनेशन देता है। ओके, नाउ नेक्स्ट, प्रोडक्ट ऑफ द मास एंड वेलोसिटी इज नोन एज, के मास और वेलोसिटी, देखो यहां पे ध्यान रखना मास और एसिलरेशन नहीं है, इसमें प्रोडक्ट कहा है मास और वेलोसिटी का। उसको एसिलरेशन कहते हैं, फोर्स कहेंगे, वेलोसिटी कहेंगे या मोमेंटम कहेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा मोमेंटम। जो अगर मास और एसिलरेशन का हो तो मास और एसिलरेशन का जो प्रोडक्ट होता है, गुणाकार होता है, वो बल यानी फोर्स होता है, लेकिन मास और वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट होता है, गुणाकार होता है, वो मोमेंटम होता है। मोमेंटम का मतलब होता है वेगमान। ओके, नाउ नेक्स्ट, इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 20 kg, अगर मास आपको दिया है, मास यानी दल, वो 20 kg, और इस वेलोसिटी इज 4 मीटर पर सेकंड, यानी वेलोसिटी यानी वेग भी दिया है, तो उसका मोमेंटम क्या आएगा? तो 5 kg इंटू मीटर पर सेकंड आएगा, 80 kg इंटू मीटर पर सेकंड आएगा, या 20 kg इंटू मीटर पर सेकंड आएगा, या 80 kg इंटू मीटर पर सेकंड आएगा। देखो आपको यहाँ यूनिट से ही पता चल जाएगा, केजी इंटू मीटर पर सेकंड, यानी मास और वेलोसिटी का मल्टीप्लीकेशन ही करना है। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 80 kg इंटू मीटर पर सेकंड। किस तरह से? तो मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू mv, यानी मास इंटू वेलोसिटी। तो 20 इंटू 4 करोगे तो 80 है, उसका करेक्ट आंसर है। ओके, नाउ नेक्स्ट, डायरेक्शन ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स इज इन दिस डायरेक्शन ऑफ द मोशन बॉडी, यानी फ्रिक्शनल का मतलब होता है घर्षण, यानी जो आप फोर्स लगाते हो उसको सामने से कोई और फोर्स उसको क्या करता है? ऑपोज करता है, उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स का मतलब होता है घर्षण बल, बराबर, गुजराती में उसको कहते हैं घर्षण बल। तो जब आप कोई ऑब्जेक्ट मोशन में हो तो उसको रोकने के लिए एक फ्रिक्शन फोर्स लगता है, बराबर, तो उसको कहते हैं फ्रिक्शन फोर्स। तो उसकी जो डायरेक्शन होती है वो मोशन से कौन सी डायरेक्शन में होती है? तो उसके आंसर दिए हैं, सेम होगी, सेम डायरेक्शन में होगी, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, या इसमें से नहीं, यानी नन, कोई डायरेक्शन में नहीं होगी। तो उसका करेक्ट आंसर है ऑपोजिट डायरेक्शन, क्योंकि वो क्या करेगा, जो मोशन होती है बॉडी की जो मोशन होती है उसको रोकने की कोशिश करेगा फ्रिक्शन फोर्स, यानी उसको ऑपोजिट डायरेक्शन में ही फोर्स लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, नाउ नेक्स्ट, फॉर्मूला ऑफ द लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या है? P इज इक्वल टू एम वी, जो इसमें वेक्टर दिया है यानी v वेक्टर है, दूसरा है p वेक्टर इज इक्वल टू m वेक्टर इंटू v वेक्टर, p वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू v वेक्टर, और p इज इक्वल टू एम वी। तो यहाँ जो मास है, सुनो पहले कि आप यहाँ में जो मास है वो क्या होता है? मास यानी दल, उसका कोई, यानी वो एक टाइप की स्केलर क्वांटिटी है, वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, आप उसको वेक्टर से इंडिकेट नहीं कर सकते। लेकिन जो वेलोसिटी है वो वेक्टर क्वांटिटी है, और जो मोमेंटम भी है वो भी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी उसको आप डायरेक्शन से यानी वेक्टर से इंडिकेट कर सकते हो। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा p वेक्टर, यानी p वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू v वेक्टर। m पे वेक्टर का सिंबल नहीं आएगा क्योंकि m क्या है? मास, और मास क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। तो इसका करेक्ट आंसर है p वेक्टर इज इक्वल टू m इंटू v वेक्टर। ओके, नाउ नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फोर्स इज, कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एट्रैक्टिव ओनली, यानी एट्रैक्शन फोर्स है, रिप्लेसिव यानी अपाकर्षण, जैसे गुजराती में कहते हैं ना उसको, एट्रैक्शन का मतलब आकर्षण, और रिपल्सन का मतलब क्या होता है? अपाकर्षण। तीसरा बोथ, एट्रैक्शन भी है, एट्रैक्टिव भी है और रिपल्सिव भी है, और डी यानी नन ऑफ अबाउ। अब आपको एक प्रैक्टिकल एग्जाम देता हूं कि अगर आप कोई बॉल ऊपर उछालते हो, बराबर, हवा में उछालते हो, तो वो हवा में नहीं रहेगा, वो जमीन पे आएगा। क्यों? क्योंकि अर्थ क्या करेगा? उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या करेगा? बॉल को अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, नीचे तरफ। जैसे आप कोई डाई लगाते हो, बराबर, तो आप क्या करोगे? हवा में नहीं रहोगे, जमीन पे ही आओगे। तो आपको क्या लगेगा? एक एट्रैक्शन फोर्स लगेगा जो अर्थ लगाएगा, यानी पृथ्वी लगाएगी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है? एट्रैक्टिव ओनली। अंडरस्टूड? नाउ नेक्स्ट, a constant force act on the object of the mass 6 kg for the duration of 3 सेकंड। कि कांस्टेंट फोर्स लग रहा है ऑब्जेक्ट पे जिसका मास यानी दल है 6 kg, और कितने टाइम के लिए लग रहा है? 3 सेकंड के लिए। तो इट इंक्रीज द ऑब्जेक्ट वेलोसिटी, इससे उसकी वेलोसिटी यानी वेग चेंज होता है 2 मीटर पर सेकंड से लेके कहां तक चेंज होता है? 7 मीटर पर सेकंड तक।
यानी ये इनिशियल 2 मीटर पर सेकंड था और ये फाइनल वेलोसिटी हो गई 7 मीटर पर सेकंड। तो आपको फोर्स जो लग रहा है अप्लाइड फोर्स उसका मैग्नीट्यूड यानी उसकी वैल्यू फाइंड करनी है बल की। तो आंसर दिया है 12 न्यूटन, 10 न्यूटन, 5 न्यूटन और लास्ट दिया है 8 न्यूटन। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 10 न्यूटन। अब ये आंसर किस तरह से आएगा तो उसका पूरा एग्जांपल है। तो एफ का फॉर्मूला होता है m इंटू ए, मास इंटू एसिलरेशन। लेकिन हाँ यहाँ पे हमें क्वेश्चन में कोई एसिलरेशन यानी प्रवेग की डेफिनेशन यानी प्रवेग की वैल्यू नहीं दी है आपको। तो यानी हमें प्रवेग का मतलब क्या होता है, एसिलरेशन का मतलब क्या होता है, चेंज इन द वेलोसिटी इन टाइम, यानी कितने टाइम में वेलोसिटी में क्या चेंज हो रहा है उसको कहते हैं एसिलरेशन, बराबर। यानी गुजराती में कहते हैं तो प्रवेग का मतलब होता है वेगमा थतो फेरफार। ओके, तो m इंटू v2 माइनस v1 बाई टी, हम एसिलरेशन की जगह यानी प्रवेग की जगह क्या लिख सकते हैं, v2 माइनस v1 बाई टी यानी वेगमा थतो फेरफार। यानी मास तो हमें दिया ही है 6, वो लिख लो। v2 यानी फाइनल वेलोसिटी हमारी 7 आई, पहली की वेलोसिटी थी 2 यानी 7 में से 2 माइनस करो, डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है हमें 3 सेकंड, तो डिवाइड बाय 3 यानी 6 इंटू 5 बाई 3 यानी टोटल 30 बाई 3। तो आंसर आएगा 10 न्यूटन। ओके, अच्छी तरह से समझ गए ना, एकदम सिंपल है, कोई हार्ड नहीं है क्वेश्चन। आप अच्छी तरह से क्वेश्चन पढ़ो, उसका आराम से सॉल्यूशन मिलेगा, फॉर्मूला वही है। ओके, नाउ नेक्स्ट, a force increase a speed of the 1 kg of object from 4 मीटर पर सेकंड to 8 मीटर पर सेकंड। यानी अगर आप फोर्स लगा रहे हो तो वो ऑब्जेक्ट जो है उसका मास दिया है 1 kg, 1 kg यानी मास यानी उसका दल, बराबर। उसका जो फोर्स क्या करेगा, उसकी स्पीड यानी उसकी वेलोसिटी बढ़ाएगा, 4 मीटर पर सेकंड से कितनी बढ़ाएगा, 8 मीटर पर सेकंड बढ़ा रहा है। तो वर्क डन बाय द फोर्स, तो फोर्स थ्रू कितना काम हुआ है, वर्क यानी कितना काम हुआ है वो हमें कैलकुलेट करना है। 8 जूल, 32 जूल, 24 जूल के 16 जूल। तो उसका करेक्ट आंसर आएगा 24 जूल। अब ये आंसर किस तरह से आएगा, तो उसके लिए एक्सप्लेनेशन है कि वर्क का फॉर्मूला होता है 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर, बराबर। ये फॉर्मूला याद रखो, वर्क का ये फॉर्मूला है 1/2 mv स्क्वायर माइनस 1/2 mu स्क्वायर। यहाँ पे m का मतलब है मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का दल, बराबर, और v का मतलब होता है फाइनल वेलोसिटी और u का फॉर्मूला मतलब होता है इनिशियल वेलोसिटी। तो अब इसमें से 1/2 m को कॉमन निकालेंगे तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, ये भी आप डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो। अब 1/2 मास तो दिया है 1 kg तो वो लिख लिया, v की वैल्यू हमें दी है कि 8 मीटर पर सेकंड हो रही है फाइनल वेलोसिटी यानी 8 स्क्वायर होगा, और u की वैल्यू यानी स्टार्ट वेलोसिटी क्या है, इनिशियल वेलोसिटी 4 है तो 4 स्क्वायर होगा, यानी 1/2 इंटू 64 माइनस 16 यानी 48/2 यानी आंसर आएगा 24 जूल। ओके, तो बस आपको ये फॉर्मूला याद रखने हैं जिससे आप ये क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। नाउ नेक्स्ट, a 40 kg girl run up the flight of the stair having the rise of the 5 meter in 4 second। कि 40 kg गर्ल जंप कर रही है, बराबर, राइज फ्लाइट ऑफ द स्टेयर हैविंग द राइज यानी कितनी हाइट वो अचीव कर रही है, 5 मीटर की हाइट अचीव कर रही है 4 सेकंड में। तो उसका पावर कितना होगा, 100 वोट होगा, 200 वोट होगा, 500 वोट होगा या 2000 वोट होगा। तो उसका करेक्ट आंसर है 500 वोट। तो किस तरह से है, तो पावर का फॉर्मूला है वर्क बाय टाइम, कि टाइम इतने टाइम में आपने कितना वर्क किया उसको कहते हैं पावर। तो फॉर्मूला को हम सिंबल से इंडिकेट करेंगे, P इज इक्वल टू W बाई टी, और W यानी आगे भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है, W यानी वर्क का फॉर्मूला है mgh बाई टी। तो इसमें आपके पास सभी वैल्यू है, m यानी मास यानी दल, वो भी है हमारे पास, कितने केजी की थी गर्ल, 40 केजी की। G यानी ग्रेविटेशनल एसिलरेशन, वो कांस्टेंट होता है जिसको हम कंसीडर कर सकते हैं, 9.8 भी कंसीडर कर सकते हो, अगर नहीं दिया है तो 10 भी कंसीडर कर सकते हो, तो राउंड फिगर हम कंसीडर करेंगे 10। h यानी हाइट, हाइट कितनी अचीव कर रही है वो 5, और डिवाइडेड बाय टाइम, टाइम कितना है 4 सेकंड लग रहा है तो डिवाइड बाय 4। तो आप उसको सॉल्व करोगे तो 2000 डिवाइडेड बाय 4 यानी करेक्ट आंसर आएगा 500 वॉट। ओके, सिंपल है, सेम फॉर्मूला रिपीट हो रहा है, खाली वैल्यू चेंज करनी है आपको।
ओके, नाउ नेक्स्ट, अ कार स्टार्ट फ्रॉम द रेस्ट, कि कार स्टार्ट हो रही है रेस से, रेस से यानी पहले खड़ी थी कार, यानी उसकी वेलोसिटी 0 होगी, बराबर, अभी मैं कह रहा हूं, और रोल कर रही है, रोल डाउन द हिल, हिल पे रोल डाउन हो रही है विद द कांस्टेंट एक्सीलरेशन से, तो इट ट्रैवल द डिस्टेंस ऑफ 1350, यानी 1350 मीटर्स वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इन द 30 सेकंड में, बराबर। तो फाइंड द एक्सीलरेशन, उसका एक्सीलरेशन भी फाइंड करना है, और फाइंड द फोर्स इफ द मास इज 1500 kg, यानी 1500 kg उसका मास हो तो उसका फोर्स भी कैलकुलेट करना है। तो आंसर दिया है 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड 5000 न्यूटन फोर्स दिया है, दो आंसर है इसमें, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 2000 न्यूटन, 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एक्सीलरेशन और 2500 न्यूटन, और लास्ट आंसर है 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4500 न्यूटन। तो इसका करेक्ट आंसर आएगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और 4500 न्यूटन। किस तरह से आएगा, तो देखो यहां पे हमें स्टार्ट रेस, पहले से कार रेस्ट में थी, यानी उसकी इनिशियल वेलोसिटी, यानी स्टार्ट कह रहे हैं प्रारंभिक वेग क्या है, 0 मीटर पर सेकंड होगा। वो डिस्टेंस कितना ट्रैवल कर रहा है, यानी डिस्टेंस एस से इंडिकेट कर सकते हैं, 1350 m, बराबर, यानी गुजराती में उसको कहते हैं स्थानांतर, कितना हुआ है, और टी यानी टाइम, कितना टाइम लग रहा है उसको, 30 सेकंड। तो हमारे पास ये तीन चीज है, बराबर। तो उसके लिए हमें फॉर्मूला याद रखना है कि एस, बराबर, डिस्टेंस का फॉर्मूला एस इज इक्वल टू यूटी प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यू यानी जो स्टार्टिंग वेलोसिटी है वो, टी यानी टाइम, 1/2 ए यानी एक्सीलरेशन, और टी स्क्वायर। अब हमें एक्सीलरेशन फाइंड करना है, बाकी सबकी वैल्यू हमें हमारे पास है, तो हम वो रखते हैं, एस की वैल्यू है 1350 इज इक्वल टू यू, तो 0 है स्टार्टिंग में, इंटू 30 प्लस 1/2 ए इंटू 30 स्क्वायर, यानी 1350 इज इक्वल टू, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये तो 0 हो जाएगा ये टर्म्स, और ये आएगी 30 का स्क्वायर होगा 900 डिवाइडेड बाई 2, बराबर, तो 900 a बाई 2 होगा, यानी 1350 इज इक्वल टू 450 a होगा, तो a इज इक्वल टू 1350 डिवाइडेड बाई 450, यानी आपको मिलेगा 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर दो आंसर में है, बी और डी में। अब हमें क्या फाइंड करना है, फोर्स फाइंड करना है कि इसमें से कौन सा फोर्स लगेगा। तो फोर्स का फॉर्मूला में दिया ही है, पहले से हमें पता ही है, एम ए, मास इंटू एक्सीलरेशन। तो अभी मास दिया है 1500 kg, और एक्सीलरेशन अभी हमने फाइंड किया है वो 3, यानी टोटल करोगे, मल्टीप्लाई करोगे दोनों का, तो 4500 न्यूटन, यानी हमारा करेक्ट आंसर होगा डी। ओके, देख लिया ना वीडियो, कैसा लगा, आया समझ में, सारे एमसीक्यू समझ में आ गए, सारे आंसर समझ में आ गए, एक्सप्लेनेशन भी समझ में आ गया होगा। कैसा लगा वीडियो, देख रहे होंगे ना आपने कि हमने कितनी मेहनत की ये वीडियो बनाने के लिए, और बहुत सारे एमसीक्यू इकट्ठा करने के लिए। तो आप भी थोड़ी मेहनत कीजिए ना हमारे लिए, आप हमारे चैनल पे जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप अपने फ्रेंड्स में भी उसको शेयर कीजिए। ओके, बाय, गुड बाय।